सभी को नमस्कार। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो हम चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, जिसमें कि एजुकेशन प्लानिंग एंड लीडरशिप। हम इस टॉपिक में प्लानिंग क्या होती है उसको पढ़ेंगे, उसके संबंध में उसके जो कार्य होते हैं उनका अध्ययन करेंगे, और साथ ही हम पढ़ेंगे इसमें थ्योरीज़ कि लीडरशिप की कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसका अध्ययन करेंगे और थोड़ा सा जो उसमें मेन पॉइंट है उनको मैं फोकस करती जाऊंगी। तो आप लोग अपना कॉपी और पेन लेके अपने साथ बैठें, जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए आपके पेपर में, तो वहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बेसिक से शुरुआत करते हुए फिर हम थ्योरीज़ को पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे चीज़ों को कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, कैसे हमें लीडरशिप आखिरकार कहते किसे हैं, और एजुकेशन प्लानिंग कैसे की जाती है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले चलते हैं हम, नियोजन क्या होता है। क्या पढ़ना है हमें, हमें पढ़ना है सबसे पहले कि प्लानिंग यानी कि नियोजन क्या है। ठीक है, कि नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी सुनिश्चित योजना बनाना जिसके द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। यानी कि जो नियोजन होता है, जब हम कोई प्लान करते हैं तो हम कोई प्लान जब करते हैं हम उसके लिए एक सुनिश्चित योजना बना लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं हम उससे उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। साथ में क्या है कि कार्य प्रणाली को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें हम देखो क्या हाईलाइट कर रही हूँ मैं, कि जब हम किसी कार्य को हम बिना प्लान के यदि कोई कार्य करेंगे तो हमारे उस कार्य में रुकावट पैदा हो सकती है। हम क्या चाहते हैं कि यदि हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो हम पहले से उसको प्लान रखेंगे तो हमारे उस कार्य में रुकावट नहीं आएगी। ठीक, साथ ही सहयोगियों, व्यक्तियों एवं परिस्थितियों के साथ सहायक सामग्री, उपलब्ध वस्तुओं का समुचित उपयोग भी हम कर सकें। ठीक, तो ये हमारी हो गई प्लानिंग, कि यह एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। क्वेश्चन आ सकता है कि प्लानिंग जो है वो कैसी प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी प्रगतिशील प्रक्रिया है जो वर्तमान के साथ भविष्य को भी देखती है। ठीक है, इसके साथ है डेफिनेशन है कि प्लानिंग इज़ ए मेंटल एक्टिविटी। यानी कि प्लानिंग इज़ ए मेंटल एक्टिविटी जो है वो किसके द्वारा परिभाषा दी गई है, तो ये कुंटस के द्वारा दी गई है। दूसरी है जेबी सीयर्स के शब्दों में कि किसी समस्या को हल करने के लिए तैयार होना। ठीक है, क्या है, किसी समस्या को हल करने के लिए तैयार होना। ये किसने कहा है, ये आपके जेबी सीयर्स ने कहा है। इसके बाद बात आती है कि नियोजन संबंधी जो कार्य होते हैं, यानी कि इसके जो फंक्शन होते हैं, यानी कि प्लान से संबंधित कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें करने चाहिए या हमारे लिए वो सुविधाजनक होंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है समन्वय स्थापित करना। अब समन्वय स्थापित करने में क्या होगा कि जब हम किसी भी कार्य को प्रशासन के साथ में उनको नियंत्रण से संबंधित हम सुगमता पूर्वक कर सकेंगे। यानी कि ऐसे मान लो कि जब हमारा आपस में हम कोई कार्य कर रहे हैं, आपस में करने के लिए हमारा समन्वय स्थापित होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें हमारी वृद्धि हो जाए। दूसरा है उद्देश्य प्राप्त करना। ये तो हेडिंग आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए हम प्लानिंग जब भी करते हैं जब हमारा उद्देश्य उसको पूर्ण करना होता है। तीसरा है आवश्यकता और लक्ष्य की प्राप्ति। यानी कि जिस भी हम कार्य को कर रहे हैं, चाहे वो योजना छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, ठीक है, अब इसके निर्माण में क्या होता है कि आवश्यकता और लक्ष्य दोनों की पूर्ति होनी ही चाहिए, तभी तो हमारा प्लान सक्सेस रहेगा। यदि हमारी आवश्यकता लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो रही तो हमारा प्लान बेकार है। ठीक है, तो हम क्यों करते हैं प्लान, हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारी आवश्यकता लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो जाए, चाहे वो वर्तमान हो, चाहे वो भूत हो, चाहे वो भविष्य को, हमें इसका ध्यान रखना होता है।
अगला पॉइंट है अनुभवों का ज्ञान। अनुभवों के ज्ञान के लिए होता है कि जैसे इसमें परिस्थितियाँ भी आएंगी, कुछ कार्य आएंगे, कुछ कार्यकर्ताओं की उनकी योग्यताएं होती हैं ना, तो हमें उनके अनुभवों का पता चलता है। और जब हमारे उनको अनुभवों का जब हम पता चलता है तो हम क्या करते हैं, हम उनसे उनका ज्ञान ले लेते हैं। ठीक है, ज्ञान लेने के बाद हम उनसे लाभान्वित होते हैं, क्योंकि प्लान करते समय हम 4 लोगों से बात करते हैं कि ऐसे ऐसे इस कार्य को कर रहे हैं, करते हैं कि नहीं। तो हमें क्या होता है, हमें कुछ बातें उनकी ऐसी लगती हैं कि हाँ वास्तव में ये तो बता रहे हैं, ये सही बात बता रहे हैं। अगली बात आती है कि जोखिम को कम करना, यानी कि जो कार्य बिना प्लान के, बिना निर्णय के होता है या बिना मतलब बातचीत करे बिना होता है ना, उस कार्य को कोई व्यक्ति करता है ना बिना उसके उद्देश्य के, तो वो कार्य कम सक्सेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जोखिम को कम करना, यानी कि जो परेशानियाँ, जो बाधाएं आए, वो जब हम प्लान कर लेंगे किसी भी कार्य के, तो जो बाधाएं आनी होंगी उसका अंदेज़ा जो है हमें पहले से ही लग जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारी वो जो जोखिम है ना वो हमारे कम हो जाएंगे। ठीक है, अगला है अतार्किक निर्णय पर रोक, यानी कि योजना जो है ना उन निर्णयों पर रोक लगा देती है जो अतार्किक होते हैं। अतार्किक मतलब जो अत्यंत खर्चीले, जैसे मानो हम किसी कार्य को करने चले गए, हमने उसकी प्लान ही नहीं की, हमने उसकी प्लान नहीं किया। जब हम प्लान नहीं करेंगे तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे लिए वो हमारा कितना खर्चा होगा। ठीक है, लेकिन जब हम प्लान कर लेते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमें भाई हमें यहाँ पर ये चीज़ खर्च हमारी ज़्यादा हो रही है, तो हम यहाँ पर इसको कट कर सकते हैं, यहाँ पर हमें ये चीज़ मतलब फिजूल खर्ची लग रही है, तो उन फिजूल खर्ची पर रोक ये हमारा जो है कार्य कर देता है ना। फिजूल खर्ची पर रोक, ऐसे मान लो आप। ठीक, अब इसके बाद आती है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो हो गए आपके नियोजन हो गया, यानी कि प्लानिंग हो गई, फिर उसके कार्य हमने पढ़ लिए, डेफिनेशन पढ़ लिए। एक ये है आपका, ये फुल फॉर्म है, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए, SSCPEA, यानी कि साउथर्न स्टेट इन कोऑपरेटिव प्रोग्राम इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने ये यहाँ पर इसलिए ऐड कर दी है कि हो सकता है आपसे आपके पेपर में वो इसकी फुल फॉर्म पूछ ले, तो स्टार बना देती हूँ, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आ सकती है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप में हम सबसे पहले पढ़ेंगे थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई के बारे में। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई होती क्या है। ठीक है, ये किसने दी है, ये आपके डगलस ने दी है एंड मैकग्रेगर ने इसको दिया है। तो एक्स थ्योरी क्या होती है, देखो एक्स थ्योरी, इस थ्योरी के अंतर्गत व्यक्ति कार्य नहीं करना चाहते, वह किसी भी कार्य के प्रति रचनात्मक क्षमता को प्रकट नहीं करते तथा अपने हित एवं सुरक्षा को अन्य सभी वस्तुओं से अधिक महत्व देते हैं, सबसे अधिक शारीरिक एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यकता की चिंता करते हैं एक्स थ्योरी के अंतर्गत। बहुत सिंपल सी बात है कि एक्स थ्योरी के अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति कार्य करना नहीं चाहता, ना ही किसी रचनात्मक क्षमता को प्रकट करेगा, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहता है। ठीक है, अपनी सुरक्षा से संबंधित वो ज़्यादा महत्व देता है, यानी कि अपने आप को। यहाँ बात आती है बाई थ्योरी की। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति स्वभाव में यहाँ पर ये आलसी नहीं है, आलसी है, आलसी एवं अविश्वसनीय नहीं होते। यदि उन्हें ठीक से प्रेरित किया जाए तो कार्य के प्रति वह स्वयं निर्देशित एवं रचनात्मक हो सकते हैं। एक्स थ्योरी में क्या, व्यक्ति कार्य नहीं करेगा, रचनात्मक क्षमता को प्रकट नहीं करेगा, लेकिन वाई थ्योरी में क्या है कि व्यक्ति आलसी नहीं होते, ना अविश्वसनीय होते हैं। यदि उन्हें ठीक से प्रेरित किया जाए, यदि वो उनको कार्य करने के लिए मोटिवेशन दिया जाए, तो वो क्या है, वो व्यक्ति स्वयं निर्देशित और रचनात्मक हो सकते हैं। ठीक है, अगली थ्योरी आती है द ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप, यानी कि ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप क्या होती है। इस थ्योरी के अंतर्गत बताया गया कि किसी व्यक्ति में कुछ विशेष लक्षण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति नेता के रूप में सफल नहीं हो सकता, वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिसके व्यक्तित्व में कुछ निश्चित गुण हो। यानी कि यहाँ पर क्या है, कुछ विशेष गुणों की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई है, कुछ विशेष गुणों की यहाँ पर बात की गई है।
अगली थ्योरी आती है द बिहेवियर थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्तित्व के गुणों से बल हटाकर नेता के वास्तविक व्यवहार पर बल देना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि व्यवहारों का पता लगाया जा सके कि उसके अंतर्गत विशिष्ट व्यवहार कौन से हैं। इसके लिए कई शोध कार्य भी किए गए, जिसमें 2 नेतृत्व संबंधी व्यवहारों का वर्णन किया गया। ठीक है, इसमें क्या आता है कि नेता वही बन सकता है जिसमें कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। ठीक है, इसमें तो ये वाली बात क्लियर हो गई कि ट्रेड थ्योरी क्या होगा कि किसी विशिष्ट लक्षण वाले व्यक्ति ही नेता के रूप में बन सकता है। ट्रेड थ्योरी हम उसे कहेंगे। बिहेवियर थ्योरी में बात आ गई कि नेता के व्यक्तित्व के गुणों से बात को हटाकर उसके व्यवहार पर बल देना प्रारंभ कर दिया, और उसके अंतर्गत ये पता लगाया गया कि इसमें कौन कौन से ऐसे विशिष्ट व्यवहार हैं। अब इन विशिष्ट व्यवहारों की चर्चा जो है हम आगे करते हैं इसमें। तो हालपिन ने क्या कही है बात। हालपिन ने बताया है व्यवहार के आयाम। ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्यवहार के आयाम, इसमें देखो बिहेवियर थ्योरी क्या होती है, ट्रेड थ्योरी क्या होती है, एक्स थ्योरी क्या है, वाई थ्योरी क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो थोड़ा सा इनको डीप पढ़िएगा और इस वीडियो को आप बीच में ना छोड़ें, स्किप ना करें, जिससे कि आपको बार बार इन क्वेश्चनों को, ये जब 2-3 या बार आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हालपिन के द्वारा व्यवहार के जो आयाम हैं, सबसे पहला है इनिशिएटिव स्ट्रक्चर। इसका तात्पर्य है संप्रेषण प्रणाली, कार्य करने की विधि, समूह के सदस्यों के मध्य संबंधों का विशिष्टीकरण। ठीक है, दूसरा है कंसीडरेशन, यानी कि इसका तात्पर्य है मित्रता, आपसी विश्वास, स्टाफ के अन्य सदस्यों की भी व्यवहार में सम्मान। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हालपिन ने व्यवहार के आयाम कितने बताए हैं। ठीक है, अब इसके बाद और भी जो लोग हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से व्यवहार के आयामों का वर्णन किया है। देखो, अब एक आती है पार्सन्स एंड बेल्स ने कहा है, व्यवहार के 2 आयामों के बारे में वर्णन किया है, इंस्ट्रूमेंटल एंड एक्सप्रेसिव आयाम। स्टोगडिल एंड कोन्स ने कहा है सिस्टम ओरिएंटेड एंड पर्सन ओरिएंटेड। ठीक है, ब्राउन ने कहा है कंट्रोल एंड कैथेटिक आयाम। फिडलर ने कहा है टास्क ओरिएंटेड और रिलेशनशिप ओरिएंटेड आयाम। ठीक है, तो इस तरह से आप इन आयामों की नेम आपको पेपर में आ सकती हैं। ठीक है, कि फिडलर ने टास्क ओरिएंटेड, रिलेशनशिप ओरिएंटेड जो हैं ये क्या है, मतलब व्यवहार के आयाम हैं या पर्सनैलिटी के हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर टास्क और रिलेशनशिप ओरिएंटेड मतलब जो आयाम हैं वो किसने दिए हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ पर ध्यान रखना होगा। अगली बात आती है इसमें सैद्धांतिक चिंतन। थोड़ा सा इसे और पढ़ते हैं हम कि इस विचारधारा को भी 2 विचारों में विभाजित कर दिया गया, वैज्ञानिक प्रबंध और मानव संबंध सिद्धांत, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंध जो था, इसका जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था, इसका प्रारंभ टेलर ने 1900 के दशक में प्रारंभ भी किया। उसने इस बात पर बल दिया कि व्यक्ति मशीनों और प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन से उत्पादन को बढ़ाया जाना चाहिए। उसके लिए संस्था की आवश्यकताओं पर फोकस करना ही महत्वपूर्ण है। यानी कि उसका कहना था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर का कहना था कि व्यक्ति मशीनों और प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन से उत्पादन को बढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि व्यक्ति के साथ साथ मशीन और प्रौद्योगिकी जब हम प्रारंभ करेंगे, जब हम एक साथ उनका काम करेंगे मिलकर, तो वो क्या होगा, एक कुशल प्रबंधन का उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, अगला है मानव संबंध यानी कि ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। एल्टन मायन ने ये दिया है, ये नाम दोनों आ सकते हैं। ये किसने दिया है, आपका टेलर ने दिया है, और ये दिया है एल्टन मायो ने। ठीक है, तो दोनों नेम अलग अलग आ सकते हैं। किस सन में दिया गया, ये 1900 में दिया गया, ये 1920 में दिया गया है। यह तर्क दिया कि कार्य को महत्वपूर्ण समझने के लिए पारस्परिक संबंधों पर ध्यान देना भी लाभदायक होगा, क्योंकि मानव संसाधनों में शक्ति के वास्तविक केंद्र हैं। व्यक्ति की मांगें, कर्मचारियों की अभिवृद्धि एवं विकास भी समान रूप से महत्वपूर्ण माने जाने चाहिए, जिससे कि किसी संस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है,
तो ये दोनों चीज़ें हैं और इसमें मतलब मैंने बहुत शॉर्ट रूप में इसको लिया है, बस आपको बेसिक आपका जो फैक्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको वीडियो को अपने दोस्तों को भी आप शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और किसी प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। धन्यवाद।